बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू डीप स्पिरिचुअल क्लास, सब्जेक्ट बायोलॉजी, क्लास फर्स्ट ईयर। आई एम मिस सदर। चैप्टर हम लोगों ने जो अपना स्टार्ट किया हुआ है वो है इंजाइम्स, जो कि आपकी बुक का थर्ड चैप्टर है। आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में टोटल 13 चैप्टर्स हैं, जिसमें से हमने फर्स्ट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर जो आपका बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है वो थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है, इसी वजह से हम लोगों ने पहले थर्ड वाला इंजाइम शॉर्ट चैप्टर स्टार्ट किया, उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह मूव करेंगे अपने सेकंड चैप्टर की तरफ। ठीक है, इंजाइम्स का हाफ चैप्टर हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर्स के बारे में, वो वाले फैक्टर्स जो कि इंजाइम्स के एक्शन को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, जिन फैक्टर्स की वजह से इंजाइम की जो एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब होती है, उन फैक्टर्स को हम इंशाल्लाह ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें एक हमारे पास है टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इंजाइम कंसंट्रेशन। इसके अलावा हम लोगों के पास इंजाइम इनहिबिटर्स भी है, जो एज अ फैक्टर्स भी काम कर होते हैं और एक अलग से भी ब्रीफली टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जाते हैं टेम्परेचर की तरफ, सबसे पहले फैक्टर्स की तरफ। अब टेम्परेचर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि इंजाइम की एक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा इसका असर होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इंजाइम्स प्रोटीनिक इन नेचर के होती हैं, प्रोटीन से बनी होती हैं। और बच्चों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि प्रोटीन की डिफरेंट स्ट्रक्चर होती हैं। प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर में भी होते हैं, सेकेंडरी में भी, टर्शियरी में भी और क्वाटर्नरी में। ठीक है, कुछ प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर पे एक्टिवेट होती है, फंक्शनल होती है। कुछ प्रोटीन प्राइमरी के बाद उससे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जाके जब वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है तो वो इस काबिल होती है अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। ठीक है, कुछ प्रोटीन सेकेंडरी से भी ज़्यादा कॉइल होके टर्शरी स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, और हमारे पास जितने भी इंजाइम्स हैं ये सारे के सारे कौन से स्ट्रक्चर में मेजर फंक्शनल एक्टिवेट होती हैं? टर्शरी स्ट्रक्चर पे। और फिर टर्शरी में फर्दर बहुत ज़्यादा हैवी कॉइलिंग होती है और वो कौन सा स्ट्रक्चर बनाती है? क्वाटर्नरी। ठीक है, यहाँ पे एक बात देखें, प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन एक लीनियर होती है, अमाइनो एसिड होती हैं, वो एक दूसरे के साथ मिले होती हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये लीनियर स्ट्रक्चर कॉइल हो जाते हैं। अब इन कॉइलिंग जो है एक दूसरे के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू मिली हुई होती हैं। ठीक है, जितनी ज़्यादा अब इसके बाद सेकेंडरी में, टर्शरी में और क्वाटर्नरी में जितनी ज़्यादा कॉइलिंग होती है, इन कॉइलिंग में एक्चुअली कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही इनकी सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स को क्या कर होता है? स्टेबल कर होता है। ठीक है, तो इंजाइम्स के बारे में मैं आपको ये बता रही थी बच्चों कि हमारे पास जो इंजाइम्स हैं वो प्रोटीनिक इन नेचर के होते हैं, प्रोटीन से बनी होती हैं। और प्रोटीन के भी कौन सी स्ट्रक्चर पे ये फंक्शनल होती हैं? टर्शरी स्ट्रक्चर पे। ठीक है, टर्शरी स्ट्रक्चर में। अब टर्शरी स्ट्रक्चर में जैसा कि मैंने बताया क्या प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो इनके दरमियान प्रेजेंट होती हैं, ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड टेम्परेचर के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। ठीक है, यानी इनको फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए, एंजाइम का स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब वो वाला टेम्परेचर अगर हाई हो जाए नॉर्मल से तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाती हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाता है। जब टर्शरी स्ट्रक्चर नहीं मेंटेन हो सकता तो एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, और जब एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करते तो हमारे पास सेल भी सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, और मोस्टली जो रेंजेस हमारे पास आ जाती है जिस पे एंजाइम काम करती हैं वो तकरीबन 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कार्डिनल पॉइंट्स। कार्डिनल पॉइंट्स में 3 इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि हमारे पास
जिनका बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है एंजाइम की एक्टिविटी के साथ। एक है मिनिमम टेम्परेचर, एक है ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड थर्ड वन इज़ मैक्सिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर हम किसी भी सबसे छोटे वर्ड के लिए, आखिरी हद के लिए हम वर्ड को यूज़ करते हैं, जिससे यानी मिनिमम टेम्परेचर वो वाला टेम्परेचर है कि इस टेम्परेचर से नीचे एंजाइम अपनी एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है, ठीक है, अपनी एक्टिविटी को कैरी आउट नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे कम टेम्परेचर है। जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर होगा 24, 20, 15, तो मोस्टली एंजाइम्स इन कम टेम्परेचर पे, मिनिमम टेम्परेचर पे अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड चीज़ आती है मैक्सिमम पहले, ठीक है। मैक्सिमम कौन सा होता है, यानी वो वाला आखिरी लेवल जिससे ज़्यादा पे एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे 40 डिग्री सेंटीग्रेड से जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है 45, 50, तो एंजाइम्स के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं और एंजाइम की टर्शरी स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाती है, एंजाइम नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, यानी डीनेचर्ड हो जाती हैं, उनकी नेचर, उनका फंक्शन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास ये थे मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम। मिनिमम टेम्परेचर पे ये याद रखें, चाहे जितना कम टेम्परेचर हो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूटते, सिर्फ एंजाइम अपने फंक्शन को स्टॉप कर देती हैं। लेकिन टेम्परेचर जितना ज़्यादा हाई होगा, जब मैक्सिमम से ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा, एंजाइम के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे, एंजाइम का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा और वो डीनेचर्ड हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कौन सी यूज़ हो रही है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर वो वाला बेस्ट टेम्परेचर होता है जिस पे एंजाइम सबसे बेस्ट काम कर रहे होते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है। जैसा कि हमारे पास एंजाइम का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर आ जाता है, जो बेस्ट टेम्परेचर आ जाता है, वो कितने के दरमियान आ जाता है, 37 डिग्री टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। 39 और 40 डिग्री ऐसा टेम्परेचर है जिस पे एंजाइम्स की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा फास्ट होती है, क्योंकि ये एंजाइम्स के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसको यूज़ करके एंजाइम अपनी एक्टिविटी को फास्ट कर देता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको ग्राफ से यहाँ पे एक चीज़ समझाऊँ बच्चों। ये है हमारे पास ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे हम शो कर देते हैं एंजाइम एक्टिविटी को, एंजाइम एक्शन को, ठीक है। नीचे वाली तरफ हम शो कर देते हैं टेम्परेचर को। क्लियर हो गया। अब क्या होगा बच्चों, जब हमारे पास टेम्परेचर लो होगा, एंजाइम की एक्टिविटी भी क्या होगी, लो होगी। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हमारे पास एंजाइम की एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। लेकिन एक स्पेसिफिक ज़्यादा टेम्परेचर पे एंजाइम की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, उससे ज़्यादा जब टेम्परेचर होगा एंजाइम दोबारा से अपनी एक्टिविटी को स्लो कर देगा और एंजाइम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक जो आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पे हाईएस्ट एक्टिविटी है, ये टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये कितने टेम्परेचर को शो करता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड को। यहाँ से जो आपको स्टार्ट से नज़र आ रहा है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस पॉइंट तक जाके 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास जो टेम्परेचर होगा जिस पे एंजाइम की एक्टिविटी मिनिमम होगी, वो हमारे पास लो टेम्परेचर है, जहाँ पे इसकी एक्टिविटी हमारे पास ख़त्म हो जाती है हाई टेम्परेचर से भी, वो भी 40 से अबव। जैसे ही टेम्परेचर 40 से ज़्यादा होना शुरू होगा, एंजाइम की एक्टिविटी दोबारा से स्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन 40 डिग्री सेंटीग्रेड उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ये वो वाला टेम्परेचर है जिस पे एंजाइम की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा हाई होती है। यहाँ पे एक बात याद करें, याद रखें कि हमारी ह्यूमंस की बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। यानी कि 40 से इस जगह पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे एंजाइम्स के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं है, बल्कि इसे हम कहते हैं सब ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम के करीब करीब।
ऑप्टिमम टेम्परेचर 40 डिग्री है। जब हमें हल्का सा टेम्परेचर होता है, बिल्कुल माइल्ड फीवर, उस टाइम हमारा टेम्परेचर हमारे एंजाइम्स के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, वो अपना फंक्शन बेस्ट परफॉर्म करती हैं, क्योंकि उस टाइम हमारी बॉडी को एंजाइम्स के फंक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि पैथोजेंस बाहर से इंटर होती हैं। हमारे एंजाइम्स टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से उन्हें ऑप्टिमम टेम्परेचर जब मिलता है, वो अपनी एक्टिविटी को फास्ट करके पैथोजेंस वगैरह को क्या कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मली 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक एंजाइम के लिए ये वाला टेम्परेचर सब ऑप्टिमम है। ऐसा टेम्परेचर जो उन्हें हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन, फूड की तोड़ फोड़ के लिए, एनर्जी के लिए ज़रूरत होता है, यानी नॉर्मल इतना टेम्परेचर है। ठीक है, जबकि जैसे ही हमारी बॉडी में कोई एबनॉर्मलिटी काज होती है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 से थोड़ा सा राइज करके 38, 39, 40 हो जाता है, तो एंजाइम की एक्टिविटी फास्ट इसी वजह से होती है ताकि हमारी बॉडी में पैथोजेंस वगैरह क्या हो सकें, ख़त्म हो सकें। ठीक है, तो मोस्टली जितने भी ह्यूमंस हैं या जितने भी एनिमल्स लैंड पे प्रेजेंट हैं, उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है, इसके लिए मोस्टली एंजाइम जिस पे काम करेंगे वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 होगा। 25 उनका मिनिमम टेम्परेचर होगा, 40 प्लस उनका मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, 39 to 40 उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा, और 37 नॉर्मल जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो उनका सब ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा। ठीक है, ये था हमारे पास एंजाइम्स का थोड़ा सा मैंने आपको बताया है। लेकिन बच्चों, यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जैसा कि देखें, हम अपने फूड को 2 तरीक़ों से प्रिजर्व कर रही होती हैं। या तो उससे रेफ्रिजरेटर में रख देती हैं, जहाँ पे हम फूड को फ्रीज़ कर लेती हैं, जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बहुत नीचे माइनस में आ जाता है। ठीक है, सेकंड जो चीज़ हम यहाँ पे जो प्रिजर्वेशन के लिए करते हैं वो होती है हीटिंग। हम खाने को क्यों पका के खाती हैं, ताकि उसमें कोई जर्म्स वगैरह अगर प्रेजेंट हैं, कोई माइक्रोब्स वगैरह प्रेजेंट हैं, उनके अंदर जो एंजाइम्स वगैरह हैं वो हाई टेम्परेचर की वजह से उनके हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएं, एंजाइम काम ना कर सकें। और जब बैक्टीरिया वगैरह में एंजाइम काम नहीं करते तो पूरे बैक्टीरिया की भी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, सेकंड चीज़ यहाँ पे फ्रीज़। हम फूड को फ्रीज़ क्यों करते हैं, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट पे भी हमारे जो एंजाइम है वो ख़त्म नहीं होते, डीनेचर नहीं होते हाई टेम्परेचर की तरह, लेकिन उनके एंजाइम इतने ज़्यादा स्लो हो जाती हैं कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। रिज़ल्ट में जब वहाँ पे हमारे फूड में अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह हमारे फ्रीजिंग फूड में आ भी जाएँ, तो उनके एंजाइम जब फंक्शन परफॉर्म नहीं करते तो हमारा फूड क्या रहता है, प्रिजर्व रहता है। ठीक है, एक और चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चों, के कुछ ऑर्गेनिज्म आर्कटिक इन्वायरमेंट में रहती हैं। आर्कटिक इन्वायरमेंट कौन सा होता है, जो बर्फानी एरिया, आइस वगैरह में। ठीक है, जैसे हमारे पास वो पांडा वगैरह जैसे रहती हैं। ठीक है, उनकी बॉडी के जो एंजाइम्स होती हैं वो इस काबिल होती हैं कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकती हैं, और उनके एंजाइम का बहुत लो टेम्परेचर पे फंक्शन परफॉर्म करने की वजह से ही ये वाले ऑर्गेनिज्म बर्फानी एरिया में रह सकते हैं। ठीक है, जबकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे हमारे पास थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया होता है, जो कि हाई टेम्परेचर में तकरीबन 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में या इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर पे रह सकता है। ठीक है, ये वाला टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट्स के करीब तरीन है। ठीक है, तो इस टेम्परेचर में वो बैक्टीरिया क्यों रहती हैं, क्योंकि उनमें स्पेशल टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं थर्मोस्टेबल एंजाइम, जो कि हीट को स्टेबल कर सकती हैं। ठीक है, और स्पेशल एंजाइम है एक टेक पॉलीमरेज। थर्मोस्टेबल कौन सा एंजाइम, टेक पॉलीमरेज, इन बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती हैं, जो कि हाई हीट में, हाई हीटिंग या हाई टेम्परेचर इन्वायरमेंट में भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो तकरीबन 25 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही उनके एंजाइम फंक्शन परफॉर्म कर सकती हैं। दोबारा से बताती हूँ
कि जैसा कि मैंने आपको ग्राफ से बच्चों ये बात बताई है कि एक दफ़ा टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से पहले एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है फिर डिक्रीज़ हो जाती है। जैसा कि बिल्कुल मैंने आपको यहाँ पे बताया है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा एंजाइम की एक्टिविटी जैसे 37 से 40 तक जाएगा, उसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। लेकिन जब 40 से ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, 45, 50, तो एंजाइम की एक्टिविटी दोबारा से डिक्रीज़ हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज़, और 37 से जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा या 25 मिनिमम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर होगा, एंजाइम की एक्टिविटी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होगी। लेकिन जैसे ही 40 से वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगा टेम्परेचर, तो एंजाइम अपनी एक्टिविटीज़ को डिक्रीज़ कर देगा। ठीक है। माइल्ड फीवर जो थोड़ा सा टेम्परेचर है, जो हमारी बॉडी में नॉर्मल 37 टेम्परेचर है, अगर उससे 38, 39 या 40 हो जाता है, तो ये हमारे पास गुड साइन है, क्योंकि इसमें एंजाइम ज़्यादा एक्टिव हो के हमारे पैथोजेंस वगैरह को ख़त्म कर देती हैं। लेकिन जब इससे ज़्यादा हाई फीवर होता है तो वो एंजाइम्स को डीनेचर कर देती है। ठीक है। लो टेम्परेचर को देखें तो वो एंजाइम की एक्टिविटीज़ को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। एंजाइम को इनएक्टिवेट करता है, लेकिन एंजाइम के स्ट्रक्चर को ख़राब नहीं करता। ठीक है। जबकि हाई टेम्परेचर एंजाइम को डीनेचर कर देता है कंप्लीटली तौर पे। ठीक है। एक्सेप्ट थर्मोफिलस आर्चीबैक्टीरिया, ये ऐसा बैक्टीरिया है जो हाई टेम्परेचर पे रहता है, तकरीबन 90 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर पे, क्योंकि इस पर स्पेशल टाइप का एंजाइम से टेक पॉलीमरेज जो कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। और कोल्ड ब्लडेड एनिमल, हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन से होते हैं बच्चों, दो टाइप के एनिमल्स होती हैं, एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड, एक होते हैं वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड वो वाले होते हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता, जैसे कि ह्यूमंस, हम लोग। ठीक है। हम लोगों की बॉडी का चाहे बाहर सर्दी है गर्मी है, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। ठीक है। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमारे इन्वायरमेंट के साथ चेंज होता तो हमारी फ़ौरन से डेथ हो जाती। ठीक है। लेकिन कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो वाले एनिमल्स होती हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, जैसे फिशेस वगैरह। ठीक है। फिशेस जिस इन्वायरमेंट में जाएंगी वहाँ पे उनका टेम्परेचर, उनकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर भी चेंज होगा। लेकिन ये इंटरनल अपनी जो चेंजेस होती हैं ये माइन्यूट चेंजेस होती है, थोड़ा सा टेम्परेचर कम होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करेंगे। लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन में अगर बॉडी का टेम्परेचर बाहर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, आइस कंडीशन है, तो फिर वो भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं करते। ठीक है। और अगर बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, 50-60 प्लस है, तो फिर भी वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते। फिर उस कंडीशन में जैसा कि फ्रॉग्स वगैरह हाइबरनेशन के प्रोसेस में चली जाती है ज़मीन के अंदर अपनी बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है। तो ये था सारा बच्चों हमारे पास किसके बारे में, टेम्परेचर के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स था और क्या कर रहा था हमारे पास, एंजाइम की एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर रहा था। दोबारा से मैं एक दफ़ा एक्सप्लेन करती हूँ। टेम्परेचर हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है। एंजाइम्स को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर की, बेस्ट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ठीक है। मैमल्स में यानी ह्यूमंस वगैरह के जो एंजाइम्स है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट काम 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया ऑप्टिमम टेम्परेचर उनका 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन का 37 जो है वो उनके लिए सब ऑप्टिमल टेम्परेचर है। ठीक है। इसके अलावा बच्चों एनिमल्स जैसे कि कुछ बहुत ज़्यादा आइस वाले इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनके एंजाइम -10 डिग्री सेंटीग्रेड उनका जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर आ जाता है। और जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में रहते हैं उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर उनके एंजाइम्स के लिए 90 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है। ठीक है। लेकिन मोस्टली का जो है वो टेम्परेचर जो है किसके अकॉर्डिंग आ जाता है 25 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर हो गया। अब इसके बाद बच्चों मैं ये आपको बताती हूँ, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है हमारे एंजाइम्स और उसके साथ जो सब्सट्रेट हैं इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, यानी ये ज़्यादा फास्टली मूव करके एक दूसरे के साथ आके बाउंड होती हैं और ये हीट प्रोड्यूस करती हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे ये जितनी ज़्यादा स्पीड से एक दूसरे के साथ आके कंबाइन होंगे उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, उतनी ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता जाएगा,
रिज़ल्ट में वो टेम्परेचर एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करता जाएगा, अफेक्ट करता जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ में यही बात बताई हुई है। हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर हमारे पास एंजाइम इनएक्टिवेट होते हैं, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे ज़्यादा उसका एक्टिविटी होती है, 37 पे उनकी एक्टिविटी हमारे पास थोड़ी सी मतलब ऑप्टिमम के मुकाबले में थोड़ी सी कम होती है, और हाई टेम्परेचर में 40 से ज़्यादा पे एंजाइम डीनेचर्ड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये था सारा हमारे पास टेम्परेचर के बारे में। नेक्स्ट हम अपने सेकंड फैक्टर्स की तरफ जाते हैं, जो कि कौन सा है, पीएच। ठीक है, पीएच को देखते हैं। नेक्स्ट फैक्टर कौन सा, पीएच। ठीक है, पीएच को वैसे देखें तो पी फॉर पावर, एच फॉर हाइड्रोजन आइंस। किसी भी मीडियम में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन या उसकी पावर को हम पीएच बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि बच्चों हमने टेम्परेचर का ये बताया था कि मोस्टली हम जैसा कि ह्यूमंस की बॉडी के सारे एंजाइम्स का टेम्परेचर जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर सेम होगा। ठीक है, जैसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिस पे वो सबसे बेस्ट काम करते हैं, और 25 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड इनका नॉर्मल रेंज है जिसमें ह्यूमंस के जो एंजाइम्स है वो फंक्शन परफॉर्म कर सकती हैं। मिनिमम, ऑप्टिमम और उनका मैक्सिमम टेम्परेचर सेम होता है, लेकिन पीएच हर एंजाइम्स की स्पेसिफिक होती है। एक जैसे ह्यूमंस की बॉडी के डिफरेंट एंजाइम्स की डिफरेंट पीएच होती है। एग्जांपल जैसे मैं आपको देती हूँ, स्लाइवरी अमाइलेज, हमारे स्लाइवा में जो अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट है, अमाइलेज वो वाला एंजाइम है जो किसकी, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करता है। ठीक है, स्लाइवा में जो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट करता है उसे स्लाइवरी अमाइलेज बोलती हैं, और ये वाला ऐसा एंजाइम है जो कि बेस्ट, जिसकी ऑप्टिमम पीएच क्या है, 6.8। ये सबसे बेस्ट काम का क्या करता है, 6.8। आपको ये बात पता है 1 से लेकर हमारे पास 6 तक एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, 7 न्यूट्रल होता है, और 8 से लेकर 14 तक हमारे पास अल्कलाइन या बेसिक इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो सलाइवा जो हमारे सलाइवा का जो इन्वायरमेंट है वो हमारे पास मतलब न्यूट्रल के करीब करीब है, स्लाइटली एसिडिक से थोड़ा सा एसिडिक, 6.8। ठीक है, ये इसका ऑप्टिमम पीएच है किसका, स्लाइवरी अमाइलेज का। नेक्स्ट जो सेकंड देखते हैं, पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम हमारे स्टमक में प्रोटीन की डाइजेशन में काम कर होता है। हमारे स्टमक का इन्वायरमेंट एसिडिक है। क्यों एसिडिक है, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है HCl की प्रोडक्शन की वजह से हमारे स्टमक का इन्वायरमेंट एसिडिक है। तो पेप्सिन हमारे स्टमक के एसिडिक इन्वायरमेंट में काम करता है, और इसका बेस्ट पीएच क्या है, 1.2 टू 1.8 पीएच है, जो कि हमारे पास हाईली बहुत ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट है। ठीक है, जबकि ट्रिप्सिन हमारे पास हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ये वाला एंजाइम काम कर होता है, और ये भी प्रोटीन पे ही काम कर होता है, और इससे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कितनी पीएच की ज़रूरत होती है, 8.6 टू 8, जो कि हमारे पास बेसिक पीएच है, अल्कलाइन पीएच है। तो आप यहाँ से ये देख लें कि मोस्टली एंजाइम की अपनी स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच होती है। ठीक है, टेम्परेचर की तरह बॉडी के सारे एंजाइम का सेम रेंज नहीं होती ऑप्टिमम, मिनिमम या मैक्सिमम के लिए, बल्कि पीएच जो है एंजाइम बॉडी के हर एंजाइम की अपनी स्पेसिफिक पीएच होती है जिस पे वो फंक्शन परफॉर्म करता है, और अगर इस पीएच ये वाली पीएच चेंज हो जाए तो ये वाले एंजाइम्स अपना फंक्शन परफॉर्म करने के काबिल नहीं होती। ठीक है, अब मैं सिंपल ये बता रही हूँ कि जो हमारे पास पीएच आ जाती है बच्चों, ठीक है, पीएच क्या करती है कि जैसा कि एंजाइम्स प्रोटीनिक इन नेचर के हैं, हम एंजाइम्स का क्या बोलते हैं, प्रोटीनिक इन नेचर के हैं। एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट है वो भी प्रोटीन से बनी होती है, प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है, फर्दर अमाइनो एसिड से। ठीक है, तो ये पीएच क्या करते हैं, हमारे अमाइनो एसिड्स जो एक्टिव साइट पे अमाइनो एसिड हैं इनको आयोनाइज करती हैं। ठीक है, इनको यानी कि आप कह सकते हो इनको आयोनाइज करती हैं। आयोनाइज होने की वजह, चार्ज वगैरह की वजह से चार्ज वगैरह इन पे आ जाता है, जिसकी वजह से पूरे एंजाइम्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो सकती हैं। जब इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी तो फिर ये अपने सबस्ट्रेट के साथ यानी इनकी एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर भी चेंज
डैमेज हो सकता है, फिर ये अपने सबस्ट्रेट के साथ अटैच होने के काबिल नहीं रहेंगे और ये नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से पीएच भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। आपकी बुक में जैसा कि डिफरेंट टेबल बताए हुए हैं पीएच के, एंजाइम्स के पीएच के हर जो हमारे पास एंजाइम है वो स्पेसिफिक पीएच पे काम करता है। लाइपेस, पेंक्रियास का जो लाइपेस है, ठीक है, लाइपेस वो वाले एंजाइम होते हैं जो लिपिड्स की ब्रेक डाउन करती हैं। तो जो पेंक्रियास से लाइपेस क्रीट होके हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, ये भी किस इन्वायरमेंट में काम कर रहे होता है, 8.0 यानी कि बेसिक इन्वायरमेंट में, ठीक है। और स्टमक का जो लाइपेस है, जो स्टमक के जो स्टमक का लाइपेस है, जो स्टमक में लिपिड्स की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। क्योंकि स्टमक का एनवायरनमेंट एसिडिक है तो ये भी एसिडिक एनवायरनमेंट 4 to 5 एसिडिक एनवायरनमेंट पीएच पे काम करेगा, ठीक है। अब लाइपेस जो कैस्टर ऑयल के जो ऑयल वगैरह में लाइपेस वगैरह प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, तो सीड्स वगैरह में जैसा कि उनका भी एनवायरनमेंट क्या होगा, एसिडिक, ठीक है। इसके अलावा बच्चों पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ये हमारे पास दोनों प्रोटीनिक ऐसे एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन की डाइजेशन करती हैं, प्रोटीन की ब्रेक डाउन करती हैं। पेप्सिन जो है ये स्टमक में रिलीज़ होता है, तो इसका एनवायरनमेंट भी 1.5 to 1.6 या 1.2 to 1.8 जो भी कह सकते हैं, हाईली एसिडिक है, ठीक है, पीएच। जबकि ट्रिप्सिन क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है पैंक्रियास से एक्सक्रीट होके, तो इसका भी लाइपेस पेंक्रियास वाले की तरह इसका भी जो आप कह सकती हैं जो ऑप्टिमम पीएच होगी वो 7.8 to 8.7 होगी, जो कि बेसिक है, ठीक है। नेक्स्ट यूरिएज ऐसा एंजाइम है जो यूरिया की ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में, तो ये भी हमारे पास 7 न्यूट्रल पीएच पे काम कर रहा है। इन्वर्टेज हमारे पास एंजाइम 4.5 एसिडिक एनवायरनमेंट पे काम कर रहा होता है। इन्वर्टेज एंजाइम भी हमारे पास फूड की डाइजेशन वगैरह में हेल्प कर रहा होता है। माल्टेज एंजाइम माल्टोज पे एक्ट करते हैं। माल्टोज हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है और ये माल्टेज भी हमारे पास किस पे 6.1 to 6.8 यानी स्लाइटली एसिडिक एनवायरनमेंट पे काम करेगा। अमाइलेज जो पेंक्रियास का है, अमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करते हैं और जो पेंक्रियास से एक्सक्रीट होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वो 6.7 to 7 पीएच पे काम करे, जो कि स्लाइटली हमारे पास एसिडिक और न्यूट्रल है, ठीक है। जबकि अमाइलेज जो अमाइलेज माल्टोज पे जो काम करे यानी जो हमारे स्लाइवा में है, ये स्लाइवा वाला जो हमारे पास अमाइलेज एंजाइम है, स्लाइवरी अमाइलेज, ये क्या करता है, हमारे कार्बोहाइड्रेट को कम्प्लीटली ग्लूकोज में ब्रेक डाउन नहीं करता बल्कि माल्टोज में कन्वर्ट करता है, इसी वजह से इसे माल्ट भी बोलते हैं। ये 4.6 to 5.2 यानी स्लाइटली एसिडिक एनवायरनमेंट पे काम कर होता है, ठीक है। कैटालेज एंजाइम हमारे पास किस पे काम कर होता है, 7 न्यूट्रल, और ये कैटालाइज वगैरह करता है यानी किसी लार्जर मालिक्यूल को स्मॉलर मालिक्यूल में कन्वर्ट करता है। तो ये था सारा हमारे पास पीएच का बच्चों टेबल्स वगैरह जो कि आपकी बुक में दिए हुए हैं, अच्छी तरह से रीड करना है। नेक्स्ट की तरफ जाती हैं। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं सबट्रेंट कंसंट्रेशन, ठीक है। पीएच के बाद हम लोग ये वाला देख रहे हैं, ठीक है। सबट्रेट कंसंट्रेशन नेम इंडिकेट करे किसकी कंसंट्रेशन को देख रहे हैं यहाँ पे, सबस्ट्रेट की, ठीक है। यानी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एंजाइम की एक्टिविटी पे किस तरह अफेक्ट कर रही होती है, ये किस तरह फैक्टर्स का काम करती है हम लोग देखते हैं। एंजाइम्स नॉर्मली देखा जाए तो एंजाइम्स की बहुत सारी एक्टिव साइट होती है, सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिव साइट नहीं होती बल्कि बहुत सारी 100,000s में उसकी एक्टिव साइट्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल से थोड़ा सा समझाऊँ, अगर हमारे पास ऐसा एंजाइम है जिसकी तकरीबन 1000 साइट्स सपोज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, अगर उसकी 1000 एक्टिव साइट्स हैं तो उसके साथ सबट्रेट जो बाइंड होंगे वो अगर सिर्फ 100 सबट्रेट बाइंड हों तो क्योंकि 100 सबट्रेट की एंजाइम के ऊपर 100 जो एक्टिव साइट्स है वो इजीली अवेलेबल होंगी, तो हमारे पास प्रोडक्ट्स कितने बन जाएंगे, 100 प्रोडक्ट्स। ऐसे ही होगा ना, यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पे 1000s हैं, ठीक है, तो सबट्रेट हमारे पास 100 हैं, तो
100 तो यहाँ पे इजीली अवेलेबल है, दूसरा 100 इसके साथ मिलकर हमारे पास प्रोडक्ट्स कितने बन जाएंगे 100 से ज़्यादा नहीं बन सकते। बेशक एंजाइम की एक्टिव साइट ज़्यादा हैं, उसके कैपेसिटी ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास सबस्ट्रेट्स कम हैं, तो रिज़ल्ट में प्रोडक्ट्स हमारे पास लिमिटेड 100 ही बनेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर सबस्ट्रेट हमारे पास एंजाइम ऐसे ही है जिसकी 1000 एक्टिव साइट्स हैं, लेकिन सबस्ट्रेट हमारे पास 200 हैं, तो प्रोडक्ट भी कितने बनेंगे 200, ठीक है। अगर हमारे पास एंजाइम्स 1000 एक्टिव साइट वाला है, सबस्ट्रेट 500 हैं, तो प्रोडक्ट्स भी कितने बन जाएंगे 500, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर हमारे पास एंजाइम यही वाला है जिसकी 1000 एक्टिव साइट है, लेकिन सबस्ट्रेट हमारे पास 1100 हैं, तो हमारे पास यहाँ पे भी लिमिटेशन आ गई हैं। 1000 हमारे पास एक्टिव साइट्स हैं, ठीक है, जबकि अगर 1100 हमारे पास सबस्ट्रेट होंगे तो हमारे पास एक्टिव साइट सिर्फ 1000 हैं, तो 1000 ही सबस्ट्रेट उसके साथ बाउंड हो सकेंगे और प्रोडक्ट 1000 ही बनेंगे, ठीक है। अगर इस 1000 से अब जैसे कि ज़्यादा 100 एक्स्ट्रा सबस्ट्रेट आ रही हैं, इन 100 की एक्टिव साइट हमारे पास इन 100 के लिए एंजाइम पे एक्टिव साइट मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा आ गई, इनकी कंसंट्रेशन अनलिमिटेड आ गई, प्रोडक्ट्स हमारे पास इतने ही बनेंगे जितनी की दोनों के मिलके गुंजाइश हो सकती है। तो इस सब को हम क्या बोलेंगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है, कि जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट और एंजाइम हमारे पास प्रेजेंट होंगे, लास्ट में जब सैचुरेटेड पॉइंट आता है 1000 एंजाइम्स का सैचुरेटेड पॉइंट है, यानी 1000 से ज़्यादा वो किसी भी सबस्ट्रेट को अपने साथ बाउंड नहीं कर सकता। इसी तरह सबस्ट्रेट भी जाके सिर्फ 1000 ही जाके उसके साथ बाउंड हो सकती हैं, इससे ज़्यादा बेशक जितने ज़्यादा 1000 से सबस्ट्रेट हों वो रिएक्शन में कभी भी टेक पार्ट नहीं कर सकते और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये था हमारे पास एंजाइम कंसंट्रेशन। थोड़ा सा मैं आपको ग्राफ से ये बात समझाऊं बच्चों, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग हमारे पास किस तरह है, जैसा कि मैं ये ग्राफ बना लेती हूँ, ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ है। ग्राफ में हमारे पास यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन यहाँ पे हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा एंजाइम एक्शन। क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, जैसे जैसे हमारे पास, और जैसा कि मैंने क्या बताया, ऐसा एंजाइम है जिसमें हमारे पास क्या है 1000 एक्टिव साइट प्रेजेंट हैं, तो एंजाइम की कंसंट्रेशन कम है, प्रोडक्ट्स बनता जाएगा, लेकिन 1000 जहाँ पे हमारे पास सैचुरेटेड पॉइंट आएगा तो उसके बाद हमारे पास स्टेडी लाइंस आ जाएगी। क्यों, यहाँ पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे 1000 एक्टिव साइट्स हैं एंजाइम्स की और 1000 ही आके सबस्ट्रेट अटैच हो गए, ये सैचुरेटेड पॉइंट है, ठीक है। अब जैसे जैसे 1000 से ज़्यादा हमारे पास जैसे 1100 हो रही हैं, 1200 हो रही हैं, ज़्यादा सबस्ट्रेट होते जा रही हैं, तो हमारे पास रेट फिर भी 1000 के बराबर ही रहेगा, क्योंकि एंजाइम्स सिर्फ 1000 सबस्ट्रेट के साथ बाउंड होकर उसे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकती हैं। बाकी 100 200 जितने भी एक्स्ट्रा सबस्ट्रेट हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से हमारे पास जो प्रोडक्ट्स का रेट होगा वो सेम ही होगा जितनी की एक्टिव साइट प्रेजेंट होगी। तो ये था हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। फोर्थ जो फैक्टर्स है आपकी बुक में वो एंजाइम कंसंट्रेशन का है, जो कि आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों ने बुक से पढ़ना है और उसके बारे में असाइनमेंट प्रिपेयर करके, ये आप लोगों का होम टास्क है, असाइनमेंट प्रिपेयर करके मुझे व्हाट्सअप करनी है, मैं देखूंगी, ठीक है। इसी तरह ग्राफ की फॉर्म में और इसी तरह बिल्कुल सेम इसी तरह यहाँ पे मैंने आपको सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बता दी है, वहाँ पे आप एंजाइम की कंसंट्रेशन बता देंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का होम टास्क है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम जाती हैं, जो कि आप लोगों की बुक में नेक्स्ट है, लेकिन उससे पहले हम देख लें एंजाइम कंसंट्रेशन आपका होमवर्क है, ये आप लोगों ने बुक से यहाँ तक करना है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पे हमारे पास पीक पॉइंट पे था, जैसा कि मैंने आपको बताया था 1000 एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ 1000 सबस्ट्रेट अटैच हो रहे हैं, तो 1000 प्रोडक्ट्स बनेंगे। इसके बाद बेशक सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, लेकिन एंजाइम्स के साथ एंजाइम की एक्टिव साइट नहीं है, वो सैचुरेटेड पॉइंट पे आ गया है, तो प्रोडक्ट्स भी नहीं बनेंगे। इसी वजह से ये वाली लाइंस जो है वो सीधी ही रहेगी, इसमें ना तो ये कम की तरफ जा सकेंगे ये ना ये ज़्यादा की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ जाती हैं, जो कि है एंजाइम इनहिबिटर्स, ठीक है।
अच्छा बच्चों, नेक्स्ट जो है फैक्टर्स, या हमारे पास ये फैक्टर्स की तरह भी एक्ट करते हैं और एक मेजर पार्ट भी है, ठीक है, मेजर टॉपिक है इंजाइम इनहिबिटर्स। इनहिबिटर वर्ड्स निकला हुआ है इनहिबिट से। इनहिबिट्स का मतलब होता है रोकना, स्टॉप करना, ठीक है। तो हमारे पास जो ये आ जाती हैं इंजाइम इनहिबिटर्स, ऐसे इनहिबिटर्स जो किसकी एक्टिविटी को स्टॉप कर रही होती हैं, इंजाइम्स की, ठीक है। अब इनहिबिटर्स दोबारा मैं बताती हूँ, इनहिबिट्स करती हैं या स्टॉप करती हैं किसकी एक्टिविटी को, इंजाइम्स की एक्टिविटी को। क्यों स्टॉप करती हैं, ताकि जो इंजाइम्स का रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो सके, रिड्यूस हो सके या कम हो सके, ठीक है। अब ये हमारे पास नेचुरली भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और आर्टिफिशियली भी प्रेजेंट, हम लोग आर्टिफिशियली भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। नेचुरली बच्चों क्यों इनका हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंस इसकी देखें, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट की हमारी बॉडी को स्पेसिफिक ज़रूरत होती है, लिमिटेड ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अब ऐसा है कि जब हमारे पास वो लिमिट हमारे पास पूरी हो जाती है, जितनी रिक्वायरमेंट हमें मिल जाती है, तो फिर इनहिबिटर्स क्या करती हैं, उस एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप करती हैं ताकि वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जो है वो और ज़्यादा बॉडी में एक्स्ट्रा ना बन सके, ठीक है। और आर्टिफिशियली हम लोग क्यों कर रही होती हैं, क्योंकि बहुत सारे जब इंजाइम या सब्सट्रेट या इंजाइम्स के साथ आके हमारे कोई अटैच हो जाते हैं, माइक्रोब्स वगैरह जैसे बैक्टीरिया वगैरह, तो वो हमारी बॉडी में फिर इन्फेक्शन करती हैं। तो ड्रग्स क्या करती हैं, उस एंजाइम की एक्टिव साइट पे या उसको जाके उसके फंक्शन को स्टॉप करती है ताकि हमारी बॉडी में जो डिजीजेस या डिसऑर्डर जो आ रही हैं वो स्टॉप हो सके, ठीक है। तो इनहिबिटर्स 3 टाइप के हैं, या इनहिबिशन हमारी बॉडी में 3 तरीक़ों से हो रही होती है। अब 3 टाइप के इनहिबिटर्स कौन कौन से हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करती हैं, ठीक है। सेकंड है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन काज करते हैं। थर्ड वन इज़ एलोस्टेरिक इनहिबिशन, या फिर इसे फीडबैक इनहिबिशन भी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले वन बाय वन हम सबको एक्सप्लेन से देखते हैं। सबसे पहले है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स का तो मैंने आपको बता दिया है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि किसी काम को रोकते हैं, क्योंकि ये इनहिबिटर्स एंजाइम में हम पढ़े हैं तो ये एंजाइम्स की एक्टिविटी को रोक रही होती हैं। लेकिन ये कौन से इनहिबिटर्स है, कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव वर्ड निकला हुआ है कॉम्पिटिशन से। कॉम्पिटिशन का मतलब होता है मुकाबला करना, ठीक है। तो ये वाले इनहिबिटर्स भी मुकाबला करती हैं, लेकिन किसके साथ मुकाबला करती हैं, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है एंजाइम्स, दूसरा होता है सब्सट्रेट, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स किसके साथ मुकाबला करती हैं, सब्सट्रेट के साथ मुकाबला करती हैं, यानी इनका स्ट्रक्चर और सब्सट्रेट का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा होता है, और ये मुकाबला करती हैं कहाँ पे जाके अटैच होने के लिए, एंजाइम की एक्टिव साइट पे अटैच होने के लिए, ताकि सब्सट्रेट की जगह जाकर ये अटैच हो सके, ठीक है। दोबारा से इस चीज़ को मैं बताती हूँ बच्चों कि हमारे पास जैसा कि ये एंजाइम है और ये इसकी एक्टिव साइट है, ये दोनों, ठीक है। एक है हमारे पास सब्सट्रेट, एक है हमारे पास यहाँ पे इनहिबिटर्स, दोनों की शेप चेंज है, ठीक है। अब यहाँ पे सब्सट्रेट की जगह आके हमारे पास इनहिबिटर्स भी अटैच हो सकता है, ठीक है। जब अगर एंजाइम और सब्सट्रेट एक दूसरे के साथ मिल गए तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एंजाइम सब्सट्रेट कम्प्लेक्स। और अगर एंजाइम के साथ आके इनहिबिटर अटैच हो जाए तो वो हमारे पास एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। एंजाइम सब्सट्रेट कम्प्लेक्स टेम्प्ररी बनता है, थोड़े से टाइम के लिए, क्योंकि एंजाइम जब सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है तो प्रोडक्ट रिलीज होकर एंजाइम भी अलग हो जाता है। लेकिन एंजाइम इनहिबिटर्स ये परमानेंट कम्प्लेक्स बन जाता है, क्योंकि इनहिबिटर्स इस एक्टिव साइट को, सब्सट्रेट के रास्ते को ब्लॉक कर देता है, और यहाँ पे फिर उस प्रोडक्ट की जिसकी ज़रूरत होती है वो बनना स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में क्या होता है, हमारे पास
50% हमारे पास इंजाइम सब्सट्रेट कम्प्लेक्स बन सकता है, यानी सब्सट्रेट आके अटैच हो सकता है। 50% हमारे पास इंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाता है, यानी प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन स्टॉप हो जाती है। फिर इस 50 में से जो बन रहे हैं इंजाइम, क्योंकि इंजाइम दोबारा रिलीज़ होकर फ्री हो जाता है, तो उसके साथ फर्दर इनहिबिटर्स अटैच होके आहिस्ता आहिस्ता इंजाइम की एक्टिविटी को स्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो कि कम्पीट कर होता है, मुकाबला कर होता है किसके साथ, सब्सट्रेट के साथ, ताकि वो एक्टिव साइट पे जाके फिट हो सके। ठीक है, और रिएक्शन के जो रिएक्शन हो रहे हैं उसके रेट को स्लो कर सकें। डिफरेंट एग्जांपल हैं, 2 एग्जांपल हम लेंगे। सक्सीनेट को कन्वर्ट करते हैं फ्यूमिनेट। ये हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन में डिफरेंट इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सेलुलर रिस्पायरेशन में क्रेब्स साइकिल में बनती हैं। ठीक है, सक्सीनेट जो है हमारे पास सब्सट्रेट है, ये कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट फ्यूमिनेट में। ठीक है, सक्सीनेट हमारे पास सब्सट्रेट है, कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट फ्यूमिनेट में। ठीक है, इंजाइम कौन सा यहाँ पे काम कर रहा होता है जो सक्सीनेट को फ्यूमिनेट में कन्वर्ट करता है, सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कौन सा है, मेलोनेट। मेलोनेट की शेप बिल्कुल किसकी तरह मिलती है, सक्सीनेट सब्सट्रेट की तरह। ठीक है, ये मेलोनेट क्या करता है, सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेस इंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जाके सक्सीनेट की जगह बाइंड हो जाता है और फ्यूमिनेट की प्रोडक्शन को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। तो इस टाइप की इनहिबिशन को, इस टाइप के इनहिबिटर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, क्योंकि ये शेप में, स्ट्रक्चर में कॉम्पिटिट कर रहे हैं किसके साथ, सब्सट्रेट के साथ, और इंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो जाती हैं और इंजाइम के स्ट्रक्चर को क्या कर देती हैं, ए प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन को स्टॉप कर देते हैं। सेकंड एग्जांपल कौन सी है, सल्फर, सल्फर ड्रग्स। ठीक है, हमारे पास पाबा एक मॉलिक्यूल है जो कि क्या है, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये सब्सट्रेट है, कन्वर्ट हो जाता है फॉलिक एसिड में। ठीक है, और इससे फॉलिक एसिड में कन्वर्ट ये हो के, फॉलिक एसिड ये बैक्टीरिया के एंजाइम्स वगैरह क्या करती हैं, इस पाबा को फॉलिक एसिड में कन्वर्ट करती हैं, क्योंकि बैक्टीरिया को अपनी सेल वॉल की फॉर्मेशन के लिए फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा उन्हें फॉलिक एसिड मिलता है वो अपनी सेल वॉल की फॉर्मेशन करती हैं और रिजल्ट पे ह्यूमन की बॉडी में डिसऑर्डर या डिजीज़ काज करते हैं, इन्फेक्शन काज करती हैं। ठीक है, तो इसके लिए ड्रग्स ली जाती हैं, सल्फर ड्रग्स। ठीक है, सल्फर ड्रग्स, ये सल्फर ड्रग्स जो हमारे पास हैं ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है किसका, पाबा, इस सब्सट्रेट का, और ये हमारे पास सब्सट्रेट की, इस पाबा की जगह जाके सल्फर ड्रग्स अटैच हो जाती हैं और फॉलिक एसिड की प्रोडक्शन को स्टॉप कर देती हैं, ताकि बैक्टीरिया इसको यूज़ करके सेल की फॉल की फॉर्मेशन ना करे और रिज़ल्ट में इन्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता बॉडी से क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। और ये तकरीबन ये वाली ड्रग्स 4 से 5 दिनों के लिए इसी वजह से ली जाती हैं ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो सके। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद ये था बच्चों हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, जिसकी हम लोगों ने 2 एग्जांपल्स देखी हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी जाती हैं सेकंड टाइप के इनहिबिटर्स को पढ़ती हैं। कौन सा है हमारे पास सेकंड टाइप का इनहिबिटर्स, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ऐसे इनहिबिटर्स जो नॉन कॉम्पिटिटिव हैं, यानी कॉम्पिटिशन नहीं करते, यानी इनकी शेप सब्सट्रेट के साथ मैच नहीं करती और ये एक्टिव साइट पे जाके बाइंड नहीं हो सकती। ठीक है, तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो सब्सट्रेट से टोटली चेंज होता है और एक्टिव साइट पे फिट नहीं हो सकते, लेकिन ये क्या करती हैं, इंजाइम्स के एक्टिव साइट के अलावा किसी और पार्ट के साथ अटैच होती हैं और इंजाइम्स के सारे स्ट्रक्चर को उनकी एक्टिव साइट्स में चेंज कर देती हैं और इंजाइम्स जो है फिर अपने सब्सट्रेट के साथ बाइंड नहीं हो सकता, रिजल्ट में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी नहीं हो सकती। कैसे बच्चों, जैसे कि ये हमारे पास इंजाइम है, इसका सब्सट्रेट हमारे पास ऐसा है,
इनहिबिटर्स हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऐसा है, ठीक है। अब ये शेप में हमारे पास सब्सट्रेट के साथ नहीं मिलता, ये सब्सट्रेट की एंजाइम के एक्टिव साइट पे जाके अटैच नहीं हो सकता। ये क्या करता है, एंजाइम्स के किसी और स्ट्रक्चर के साथ, पार्ट के साथ जाके अटैच होता है और एंजाइम की एक्टिव साइट को क्या कर देता है, चेंजेस ला के एंजाइम की शेप में उसकी एक्टिव साइट को टोटली चेंज कर देता है, ठीक है। और रिजल्ट में जब ये एंजाइम्स अब अपने सब्सट्रेट के साथ अटैच नहीं हो सकते, जब एंजाइम सब्सट्रेट कम्प्लेक्स नहीं बनता, तो प्रोडक्ट भी जो है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स इसे इसी वजह से कहती हैं क्योंकि ये शेप में रिजेंबल नहीं कर रहा होता सब्सट्रेट के साथ। एग्जाम्पल इसकी साइनाइड हमारे पास इसके एग्जाम्पल में आ जाता है। साइनाइड हमारे पास साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये ऐसा एंजाइम है जो सेलुलर रिस्पायरेशन में हेल्प आउट करते हो, एनर्जी की प्रोडक्शन में हेल्प कर होता है। ये साइनाइड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम के साथ जाके अटैच होके उसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस ले आता है। रिजल्ट में सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल इसकी पेनिसिलिन हमारे पास एंटीबायोटिक है जिसको हम पेनिसिलिनियम बैक्टीरिया के लिए यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक ड्रग्स वो वाली होती है जिन्हें बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है बच्चों, ये पेनिसिलिन उस एंजाइम के साथ जाके अटैच हो जाता है जो एंजाइम बैक्टीरिया की सेल वॉल की फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। जब ये जाके इस एंजाइम के साथ अटैच होते हैं, ये एंजाइम बैक्टीरिया की सेल वॉल की फॉर्मेशन को ख़त्म करते हैं। बैक्टीरिया की जब सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं हो सकती तो बैक्टीरिया भी क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इसी वजह से हम पेनिसिलिन को एज अ ड्रग यूज़ करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। ये था हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की हमने 2 डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ी बच्चों। थर्ड टाइप पे हम लोग जाते हैं। थर्ड कौन सी टाइप है, थर्ड टाइप देखें तो आपकी बुक में ये इनहिबिटर्स का बताया हुआ है। बुक से थोड़ा सा एक्सप्लेन से पढ़ती है कि हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, दोबारा से मैं बता रही हूँ, इनहिबिटर्स क्या करती हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट्स करती हैं, एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देते हैं। नेचुरली भी प्रेजेंट होती है, आर्टिफिशियली भी हम ले रहे होते हैं, ठीक है, ड्रग्स की फॉर्म में। अब 2 टाइप थी, एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कौन से थे बच्चों, जिनका सब्सट्रेट की तरह स्ट्रक्चर थी, इनहिबिटर्स की एक्टिव साइट पे जाके बाउंड हो जाते हैं और उनके स्ट्रक्चर को, उनके रिएक्शन को स्टॉप कर देती हैं। जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर किसी और पार्ट के साथ, एंजाइम के साथ अटैच होती हैं, होल एंजाइम की शेप को चेंज कर देती हैं अलॉन्ग विद एक्टिव साइट के, और सेपरेट मॉलिक्यूल्स उसके साथ बाइंड नहीं हो सकता, रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, ठीक है। अब बच्चों इनमें से वो वाले इनहिबिटर्स जो एंजाइम्स के साथ लूजली बाउंड होती है, मतलब के वीकली या लूजली बाउंड होती हैं और कुछ टाइम के बाद आसानी से अलग हो जाती हैं, इस टाइप के इनहिबिटर्स को हम रिवर्सिबल इनहिबिटर्स बोलते हैं। यानी दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वो सेपरेट होकर एंजाइम भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है, ठीक है। लेकिन वो वाले इनहिबिटर्स जो टाइटली, मजबूती से बाउंड होती हैं और फिर रिमूव, अलग नहीं हो सकते एंजाइम से, उन्हें इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स बोलती हैं। इरिवर्सिबल वर्ड ही हम क्यों यूज़ करते हैं, जब कोई चीज़ अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आ सकती तो ये भी जाके उसके साथ टाइटली बाउंड हो जाती हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हमारे पास इरिवर्सिबल में आ जाते हैं, जबकि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हमारे पास रिवर्सिबल में आ जाती हैं। तो ये था हमारे पास इनहिबिटर्स का। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पे हम लोग इसकी जाते हैं और वो कौन सी है बच्चों, एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक इनहिबिशन को हम फीडबैक इनहिबिशन भी बोलती हैं। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है बच्चों। फीडबैक इनहिबिशन या एलोस्टेरिक इनहिबिशन में क्या होता है बच्चों कि जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनती हैं वो खुद ही अपनी फॉर्मेशन को रेगुलेट करती हैं। कैसे, इसमें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास ग्लूकोज प्लस ATP, ठीक है, ये
सेलुलर रिस्पायरेशन में जो फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस जैसे आपने 9th में पढ़ा होगा, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होती है, ठीक है। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन कब होती है? जब ग्लूकोज एटीपी के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और एक एंजाइम की मदद से जिसे हम हेक्सोकाइनेज बोलते हैं। इस एंजाइम को क्या बोलती हैं? हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम क्या करता है? ग्लूकोज को एटीपी के साथ मिलाता है और क्या बन जाता है हमारे पास? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्योंकि ग्लूकोज क्या करता है? एटीपी से एक फॉस्फेट लेकर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है, ठीक है। अब क्या होगा अगर हमारे सेल को 100 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के चाहिए थे, 100 बन गए हैं, तो यही जो प्रोडक्ट बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये दोबारा से सिग्नल देगा हेक्सोकाइनेज एंजाइम को ताकि वो इस रिएक्शन को क्या करे? स्टॉप कर दे। और रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। यानी कि प्रोडक्ट जो है वो खुद अपनी फॉर्मेशन को क्या करेगा? रेगुलेट करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बच्चों जैसा कि मैंने बताया 100 मॉलिक्यूल्स चाहिए थे लेकिन बने अभी तक सिर्फ 95 हैं, तो ये प्रोडक्ट क्या करेगा? हेक्सोकाइनेज को सिग्नल देगा कि वो इस रिएक्शन को 5 टाइम मोर जो है वो परफॉर्म करे ताकि हमारे पास 100 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो प्रोडक्ट है इसका नंबर दोबारा से मेंटेन हो सके। तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट होगा वो खुद अपनी फॉर्मेशन को या अपने नंबर को रेगुलेट करेगा। इस टाइप के इनहिबिशन को हम फीडबैक इनहिबिशन या एलोस्टेरिक इनहिबिशन कहते हैं। क्लियर हो गया? आपकी बुक से भी यही बताया हुआ है कि जब हमारे पास पाथवे स्टार्ट होगा, सबसे पहला एंजाइम्स जो है उसमें यूज़ होके प्रोडक्ट्स बनाएगा, सेकंड एंजाइम फर्दर प्रोडक्ट्स बनाएगा और फिर फर्दर हमारे पास इंटरमीडिएट बना के लास्ट में प्रोडक्ट्स बन जाएगा। जब प्रोडक्ट स्पेसिफिक अमाउंट में हमारे सेल को मिल जाएगा, जब इसकी रिक्वायरमेंट हमारे सेल को पूरी हो जाएगी, तो ये प्रोडक्ट खुद ही पहले एंजाइम को सिग्नल देगा ताकि ये एंजाइम्स इसको जब सिग्नल देगा, इनहिबिट्स कर देगा इसकी एक्टिविटी को, रिजल्ट में वो वाला सारा प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। ये ऐसी इनहिबिशन है जो फीडबैक हो रही है, यहाँ से इसे फीडबैक मिल रहा है और ये अपने प्रोसेस को इसके अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहा है। इस टाइप के इनहिबिशन को हम फीडबैक इनहिबिशन या फिर एलोस्टेरिक इनहिबिशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये था सारा हमारे पास इनहिबिटर्स के बारे में बच्चों। इसे अच्छी तरह आप लोगों ने अपनी बुक से पढ़ना है। इनहिबिटर्स हमारे पास वो वाले होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटीज़ को इनहिबिट करते हैं और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप की इनहिबिशन होती है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग 2 है लेकिन ओवरऑल ये 3 है, ठीक है। एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं और थर्ड वन इनहिबिशन जो होती है वो फीडबैक इनहिबिशन या एलोस्टेरिक इनहिबिशन है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव तो सब्सट्रेट के साथ स्ट्रक्चर में कॉम्पिटिट करते हैं और आके एक्टिव साइट पे फिट हो जाते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स स्ट्रक्चर में ये एक्टिव साइट के साथ आके सब्सट्रेट के साथ ये मैच नहीं करते, एक्टिव साइट पे आके अटैच नहीं हो सकते। ये एंजाइम्स की किसी और साइट पे अटैच होके एंजाइम की पूरी शेप को ही चेंज कर देते हैं, यानी उसकी एक्टिव साइट की शेप को जब चेंज हो जाती है उसमें फिर उसका सब्सट्रेट फिट नहीं हो सकता, रिजल्ट में रिएक्शन भी क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। 2 और टाइप की हमने यहाँ पे ही इनहिबिशन देखे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल इनहिबिशन वो वाली होती है, वो वाले इनहिबिटर रिवर्सिबल होती हैं जो कि लूजली एंजाइम के साथ अटैच होती हैं और थोड़े टाइम के बाद वहाँ से सेपरेट हो जाती हैं, तो इस टाइप की इनहिबिशन को रिवर्सिबल इनहिबिशन बोलते हैं, ठीक है। और इरिवर्सिबल इनहिबिशन वो वाली होती है जिसमें एंजाइम्स के साथ सब्सट्रेट टाइटली बाउंड होती हैं और उससे अलग नहीं होते, परमानेंटली चेंजेस ले आती हैं। थर्ड वन जो हमारे पास थी वो थी एलोस्टेरिक या फीडबैक इनहिबिशन, जिसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो खुद ही अपने नंबर को या अपनी फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है। यानी जब नंबर पूरा हो जाता है, जब सेल को ज़रूरत पूरी हो जाती है, तो प्रोडक्ट ही अपने एंजाइम की सिग्नल देता है ताकि वो अपनी एक्टिविटी को स्टॉप करे या दोबारा से परफॉर्म करे। ये डिपेंड कर रहा होता है उसके प्रोडक्ट की या सेल की नीड पे। तो ये सारा था हमारे पास
एंजाइम्स का चैप्टर बच्चों, आज हमारा एंजाइम्स वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को इसमें किसी चीज़ की डिफ़िकल्टी वगैरह है, इस पूरे चैप्टर को आप अच्छी तरह पढ़ें, और कल जब आपकी ऑनलाइन क्लास होगी हमारे साथ व्हाट्सएप में, तो फिर आप अपने सारे क्वेश्चन आंसर को मुझसे डिस्कस करें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।